इतिहास कभी ख़त्म नहीं होता, वो वर्तमान में भी होता है। हम दोनों को ज़रा एक साथ देखने की कोशिश करेंगे कि आपके मुल्क में अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ों ने यहाँ आने के बाद पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर उसके बाद महारानी विक्टोरिया ने हुकूमत अपने हाथ में ले ली 1858 के आसपास। और उसके बाद आपने देखा कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स आपके देश में होना शुरू हुए। बहुत खूबसूरत सड़कें, रेल लाइनें लगने लगीं और गाड़ियाँ चलने लगीं, मोटरें आ गईं, हवाई जहाज़, हवाई अड्डे बनने लगे। ये सारे विकास के साधन आपके सामने आने लगे और यूनिवर्सिटीज़ बनने लगीं, कॉलेजेस बनने लगे। और ये जो तमाम चीज़ें थी आपके सामने, उससे आप बहुत खुश हो रहे थे। हालांकि अंग्रेज़ वो आपके लिए नहीं बनवा रहे थे, ये सारा काम अंग्रेज़ अपने लिए कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा 1857 में उनकी फ़ौज दिल्ली तक पहुंच नहीं पाई, जिसकी वजह से बहुत सारे अंग्रेज़ मारे गए। बहुत सारे सिपाही वहाँ समय पर नहीं पहुँच पाए, तो उसको पहुँचाने के लिए उनको ट्रेनों की ज़रूरत पड़ने लगी, बेतार के तार की ज़रूरत पड़ी, टेलीफोन की ज़रूरत पड़ी। उनको वो सारे अंग्रेज़ों को यहाँ ला नहीं सकते थे, तो यहाँ उन्हें अंग्रेज़ पैदा करने थे जो खून से हिंदुस्तानी हो पर दिमाग से अंग्रेज़ हों। उसके लिए यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई, कॉलेजेस बनाए गए और उन्होंने अपनी एक फ़ौज तैयार कर ली और उस फौज ने पूरी तरह से उनका साथ दिया और लगभग 90 सालों तक उन्होंने आराम से हुकूमत की। उन्हीं में से कुछ ऐसे भी लोग निकले जिन लोगों को ये चीज़ समझ में आने लगी थी। उन लोगों ने उसकी मुखालफत करना शुरू करी, जिससे आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हुई। और फिर आगे हमने देखा कि हम 1947 में आज़ाद हुए। इसी को हम पिछले फिर 9 सालों के पीछे ले चलते हैं। एक सरकार आती है, आप बहुत खुश हो जाते हो और फिर आपकी सड़कें अचानक चौड़ी होने लगती हैं, बहुत बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनने लगते हैं, बहुत खूबसूरत विदेशी गाड़ियां जो विदेशों में भी नहीं होंगी वो यहाँ आने लगती हैं और ढेर सारी सुविधाएं। और अभी आपने ये भी सुना होगा कि विदेशों की सारी यूनिवर्सिटीज़ अब यहाँ पर आ सकती हैं और उनके लिए सारे कानून बहुत ढीले किए जा चुके हैं, तो वो यहाँ आकर अपनी यूनिवर्सिटीज़ खोल सकती हैं। और इस तरह से एक 9 सालों में 10 सालों में एक बहुत ज़बरदस्त विकास आपको दिखाई पड़ता है और उस विकास से आपकी आंखें चौंधी आ जाएं। कुछ इस तरह का आलम आजकल हम देख रहे हैं। फिर हम पीछे चलते हैं। अंग्रेज़ों ने वो आपके लिए नहीं किया था, अंग्रेज़ों ने वो किया था अपने लिए। उसी दौरान आप पाते हैं कि जब अंग्रेज़ ये सारा करना शुरू करते हैं तो 2 बहुत ज़बरदस्त अकाल पड़ते हैं हमारे देश में और बहुत बुरी तरह से लोग मारे जाते हैं, एक 19वीं सदी में और एक 20वीं सदी में। और दोनों समय जब अकाल पड़े थे तो जिस साल अकाल पड़ा था उस साल फसल बहुत अच्छी हुई थी और बहुत अच्छी फसल होने के बावजूद लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। अगर मैं सिर्फ बंगाल के अकाल की बात करूं तो 20 से 30 लाख लोग वहां पर मारे गए थे अनाज की कमी की वजह से, जबकि सबसे ज़्यादा अनाज उस इलाके में 1941, 40, 42 के आसपास पैदा हुए थे। अनाज का ये होता है कि इस साल पैदा होती है अनाज, वो अगले साल खाई जाती है। हम पिछले साल का अनाज खा रहे होते हैं, तो इस साल अगर अनाज पड़ती है तो भुखमरी अगले साल आनी चाहिए, इस साल नहीं आनी चाहिए। उसी दौरान आपने देखा एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी पूना में और बहुत सारे इलाकों में प्लेग फैला हुआ था। तो और इन सारी बीमारियों में और इन सारे अकालों में कीड़े मकोड़ों की तरह हिंदुस्तानी मर रहे थे, पर किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर पिछले 9 सालों की ओर चलते हैं। फिर एक बीमारी आती है और उस बीमारी में सब दरबदर हो जाते हैं और आप पाते हैं कि किसी के पास कोई सहारा नहीं है। लोग पैदल अपने अपने घरों की ओर भाग रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे वो एक जलते हुए जंगल में है और वहाँ पर कोई सहारा नहीं है। और जैसे मैं बम्बई की बात करूँ, दिल्ली, कलकत्ता या अहमदाबाद की बात करूँ, ये जो बहुत बड़े शहर हैं, बहुत अमीर शहर हैं, वहाँ से भी लोग रोटी के लिए भाग जाते हैं। तो ये एक ऐसा होता है और ये जो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। फिर हम पीछे चलते हैं और आप देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हमारे देश में एक तबका ऐसा होता है जो अचानक लखपति बन जाता है और जब जब लड़ाइयाँ होती हैं देश 10 साल पीछे जाता है और 10% लोग 20 साल आगे चले जाते हैं और ढेर सारी दौलत उनके पास जमा होने लगती है। 1914 से 18 के बीच में जो हमारे पास ढेर सारा पैसा आया था जिन लोगों के पास, वो पैसा बाद में हमें अफीम के कारोबार में दिखाई पड़ता है या फिर बहुत बड़ी सूती मिलों के रूप में दिखाई पड़ता है और उसके बाद आगे चलकर वो सारा पैसा हमको सिनेमा में दिखाई पड़ता है। अगर आप सिनेमा का इतिहास देखें तो आपको हिंदुस्तान की गरीबी का इतिहास भी समझ में आ जाता है।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब आप देखते हैं 1939 से 45 के बीच में, तो एक और नया तबका तैयार हो जाता है जिसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। जिन लोगों के पास जब बहुत सारा पैसा आने लगता है तो वो सबसे पहला काम करते हैं कि ये सारा पैसा महफूज रहे, इसकी हिफाजत। पैसों की हिफाजत कौन करता है? पैसों की हिफाजत हमेशा सरकार करती है, सरकार की पुलिस करती है, सरकार के लोग करते हैं। तो ये एक सिस्टम तैयार किया जाता है अमीरों के लिए, और अमीर लगातार अमीर होता जाता है। और अगर इस मुल्क के अंदर जमीन इतनी है, अनाज इतने ही है, सोर्सेज इतने ही है, एक आदमी के पास अगर दौलत बढ़ती जा रही है तो यकीन मानिए कुछ लोगों की दौलत लगातार कम होती जा रही है। अगर आप एक रोटी ज्यादा एक दिन खा लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी एक रोटी किसी की थाली से निकलकर आपके पास आई है, एक आदमी आज भूखा रहेगा। तो क्योंकि समाज इतना ही बड़ा है, जमीन इतनी है, अनाज इतने ही है, ऐसे माहौल में हम देखते हैं कि धीरे धीरे एक अनइक्वालिटी अपने आप डेवलप होने लगती है, और वो सरपरस्ती होती है हुकूमत की। उस जमाने में अंग्रेजों ने उन लोगों को, सब लोगों को अपनी ओर किया था, क्योंकि ये सारे के सारे जो बड़े लोग हुआ करते थे अंग्रेजों को वॉर फंड में चंदे दिया करते थे, लाखों रुपए दिया करते थे अंग्रेजों के लिए। और बहुत सारे जमींदार अंग्रेज हुआ करते थे, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट अंग्रेज हुआ करते थे, और उन सबकी दौलत लगातार बढ़ती रहती। अगर आप 1757 से लेकर 1947 तक ब्रिटेन का पर कैपिटा इनकम का डेवलपमेंट देखें तो आपको समझ में आएगा कि वो हजारों लाखों गुना उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, जबकि इंडस्ट्री कुछ नहीं उनके पास में, वो सब दुनिया के देशों को लूट लूट कर ले जा रहे हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी होती है, इनइक्वालिटी या असमानता जिसको हम कहते हैं, वो तैयार की जाती है। नेचर में असमानता नहीं होती है। कोई भी अमीर आदमी 4 टांग लेकर पैदा नहीं होता, 2 टांग उसके भी होते हैं, अक्ल उतनी होती है, दिमाग उतना ही होता है, अवसर उतने ही होते हैं, सब कुछ उतना ही होता। पर अगर उसके पास दौलत ज्यादा आ रही है तो कोई एक सिस्टम है जिस सिस्टम के तहत उस आदमी के पास लगातार पैसे बढ़ते जा रहे होते हैं, और उस पैसों की जिम्मेदारी भी जो ताकतवर या हुकूमत होती है वो लेती जा रही है। फिर आप पिछले अपने देश में देखेंगे कि आपके देश में पिछले 9 सालों में या 10 सालों में या 15 सालों में आपने देखा कि आपके देश के कुछ लोग दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल होते जा रहे हैं, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में। और उसी आपके मुल्क में दुनिया के सबसे गरीब लोगों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। आपके यहाँ बच्चों के 0 से लेकर 5 के बीच में मरने वाले बच्चों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। आपकी किसान आत्महत्या भी होती जा रही है, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। जितनी तादाद में ये अमीरी बढ़ती जा रही है, लगातार गरीबी भी उससे हालत। तो ये जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी न तो ईश्वर पैदा करता है न किस्मत से होती है। अगर आप मेहनत की बात करें तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में जो घास काटने वाले या जो मेहनत करने वाले हैं उनसे ज़्यादा मेहनत हमारा वाइस चांसलर भी नहीं करता है, पर उनको तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं हमने एक ऐसा सिस्टम बना के रखा है जिसमें जो ताकतवर है वो लगातार ताकतवर होता जाएगा, और कमज़ोर है वो लगातार कमज़ोर होता जाएगा। उस कमज़ोर को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसकी कमज़ोरी का कारण क्या है, और उसको खोजने की कोशिश करें। लेकिन ये न हो, इसके लिए फिर अंग्रेज़ों के पास चलते हैं। उन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन किया हिंदू और मुसलमान के रूप में, उसके बाद हिंदुओं में भी उन्होंने विभाजन किए। तो इस तरह के विभाजन फिर हमारे समाज में दिखाई पड़ते हैं। जब आपको हिंदू और मुसलमान में बांट दिया जाए, ये मुद्दा आपके सामने फेंक दिया जाए, तो आपको गरीबी नज़र नहीं आती है, आपको भूख नज़र नहीं आती है, अपने बच्चे का भविष्य नज़र में नहीं आता है, आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई पड़ती, सिर्फ एक प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है। बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूं, उनसे कहता हूं कि हमारा देश लगातार गरीब होता जा रहा है, क्योंकि पिछले 9 या 10 सालों में, अभी वो तो हमारी वित्त मंत्री का बयान है कि उन्होंने 100 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिए हैं। 48 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिए गए 1947 से लेकर 2013 तक, और 2014 से लेकर अब तक 100 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिए गए हैं। सरकार का ये कहना है कि ये कर्ज इसलिए गए क्योंकि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। जिसकी बढ़ रही होती है वो कर्ज ज्यादा नहीं लेता है, जिसकी घट रही होती है वो कर्ज लेता है। गरीब आदमी कर्ज लेता है, अमीर आदमी कर्ज नहीं लेता है। और ये कर्ज जो सरकार ले रही है वो आपके ऊपर है,
सरकार नाम की कोई चीज नहीं होती। हिंदुस्तान के हर आदमी के ऊपर वो कर्ज बढ़ता जा रहा है। हम लगातार कर्ज में डूबते जा रहे हैं, ये हमारी स्थिति है। और जब हम उनसे कहते हैं तो वो बात उनकी समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनके सामने कुछ और मुद्दे पेश कर दिए जाते हैं। जैसे अगर वो हिंदू रहा तो उसके सामने एक मुद्दा आ जाता है राम मंदिर का, या फिर इस तरह की चीजों का कि किसी जमाने में आपके सारे धर्मस्थल उन लोगों ने कैप्चर कर लिए थे, अब उनमें से निकालना और उसको बनाना है और उसको बढ़ाना है। एक मंदिर का अगर आप नमूना लें, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बनने के पहले अयोध्या और फैजाबाद के आसपास की जमीनों की कीमत क्या थी और आज वहां की जमीनों की कीमत क्या है, अगर आप पता लगाएंगे और उन जमीनों के मालिक कौन हो गए अगर ये पता लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि राम मंदिर किसके लिए बन रहा है और किसकी वजह से बन रहा है। तो ये सारा खेल लगातार आपके साथ खेला जा रहा होता है, पर ये खेल आपकी समझ में ना आए क्योंकि आप इस पर सोचते नहीं हैं, क्योंकि आपने सोचने का काम आउटसोर्स कर रखा है। और इस तरह से हमेशा ताकतवर आदमी की कोशिश यही रहती है कि जो कमजोर है वो बटा रहे, कमजोर है वो ऐसे मुद्दे में मुब्तला हो, ऐसे मुद्दों में वो लगा रहे कि उसकी तरफ उंगली ना उठे या उसकी जवाबदेही तय ना हो। आपकी आवाज